नमस्कार। देखिए, संपूर्ण प्राचीन भारत के इतिहास को एक ही वीडियो में हम लोग सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन करने जा रहे हैं। इसमें कोई भी डिस्कशन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट पर चर्चा होगी। ये आने वाले आपके पीसीएस और आरओ इसके अलावा अन्य सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए तेज़ी से शुरू करते हैं ताकि आपका कम समय में बार बार रिवीजन हो जाए। सबसे पहले प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को देखते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को दो श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। एक साहित्यिक स्रोत है और दूसरा पुरातात्विक स्रोत है। साहित्यिक स्रोत में सबसे पहला है ब्राह्मण साहित्य, जिसमें वेद सबसे प्रमुख हैं। वेदों की बात करें तो वेद भारत के प्राचीनतम ग्रंथ हैं, जिनके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन यानी वेदव्यास को माना जाता है। वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता के नाम से जाना जाता है। इनके मंत्रों को उच्चारण करने वाले ऋषियों को होत्री, अथर्व, उद्गाता और ब्रह्मा कहा जाता है। यानी ऋग्वेद का जो उच्चारण करता है उसको होत्री, यजुर्वेद का अथर्व, सामवेद का उद्गाता और अथर्ववेद का ब्रह्मा। प्रमुख वेदों के बारे में कुछ तथ्य देख लेते हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सवित्र को समर्पित गायत्री मंत्र है और ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय और कौशितकी है। यजुर्वेद में यज्ञों का नियम है और विधानों का वर्णन है। शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण ये यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। सामवेद भारतीय संगीत की जो उत्पत्ति है, जो सारेगामा पाधा निसा सप्तस्वर है, वे सामवेद से ही उत्पन्न माने जाते हैं। इसके ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश और षड्विश हैं। अथर्ववेद की बात करें तो इसकी रचना सबसे अंत में की गई। अथर्व और अंगिरस नामक ऋषियों द्वारा इसमें की गई। इसमें मुख्य रूप से रोग, औषधि और जादू टोना का वर्णन है। गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। वेदांग की बात करते हैं। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। 6 वेदांग कौन कौन से हैं? शिक्षा उच्चारण विधि से संबंधित है, ज्योतिष भाग्य फल से, कल्प कर्म कांड से, व्याकरण शब्द व्युत्पत्ति से, निरुक्त भाषा विज्ञान से और छंद चतुष्पदी श्लोक से संबंधित है। महाकाव्य वैदिक साहित्य के बाद भारतीय साहित्य में महाकाव्यों का समय आता है। इसमें रामायण और महाभारत प्रमुख रूप से शामिल हैं। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने और महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। पुराणों की बात करें तो पुराणों की कुल संख्या 18 है। पुराणों के संकलनकर्ता लोमहर्ष या उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है। पुराणों की जो महत्ता है वो वंशावलियों के कारण है। मत्स्य पुराण सातवाहन वंश से, विष्णु पुराण मौर्य वंश से और वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। पिछली बार पीसीएस की परीक्षा में आया था कथन के रूप में कि मौर्य वंश की जानकारी हमको विष्णु पुराण से मिलती है, ये कथन में दिया गया था। ओके, तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है। ब्राह्मणेतर साहित्य की बात करें तो बौद्ध साहित्य उसमें नंबर 1 पर है। बौद्ध साहित्यों में जो त्रिपिटक है ये बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है: विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक इसमें संघ संबंधी नियम और आचार्य संबंधी शिक्षाओं का संग्रह है। सुत्त पिटक में धार्मिक सिद्धांत और धर्मोपदेश का संग्रह है। वहीं अभिधम्म पिटक दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। बौद्ध ग्रंथ ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्म की घटनाओं का वर्णन है। ये भी एक बौद्ध ग्रंथ है। जैन साहित्य की बात करें तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन ग्रंथों में परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहुचरित, आचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, कालिका पुराण प्रमुख हैं। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास और तीर्थंकरों की जीवनी कल्पसूत्र में है, जिसकी रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने की थी। यूनान और रोम के लेखक, इसमें सबसे पहले लेखक है हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने 5वीं सदी ईसा पूर्व में हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की थी। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक कौन कौन से थे? निरियाकस, ओनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस। सिकंदर के पश्चात के लेखकों में 3 राजदूत मेगस्थनीस, डाइमेकस और डायोनिसिस के नाम उल्लेखनीय हैं। प्लिनी, इसने पहली सदी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। टॉलेमी की पुस्तक ज्योग्राफी और किसी अज्ञात लेखक की पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी भी बहुत महत्वपूर्ण है। इनसे भारत के भूगोल और व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलती है। कुछ विदेशी यात्रियों को देख लीजिए। फायान ये 5वीं सदी के प्रारंभ में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। इसने भारतीय समाज, यहाँ की संस्कृति और आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाला है। इसकी पुस्तक का नाम फू की है। ह्वेनसांग ये 7वीं सदी में हर्षवर्धन के समय भारत आया था। इसकी रचना सीयू की है।
इत्सिंग यह 7वीं सदी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और अपने समय के भारत का वर्णन किया है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम प्रागैतिहासिक काल की तरफ। मानव सभ्यता का आरंभिक इतिहास, इसको पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल में विभाजित किया जाता है, जिसमें सबसे पहला है पुरापाषाण काल। इसका युग आरंभ से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसमें आग का आविष्कार और होमो सेपियंस का उदय इस काल की दो प्रमुख घटनाएं हैं, अक्सर पूछी जाती हैं। पुरापाषाणकालीन स्थल भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन में है, यहाँ से चित्रित गुफाएं प्राप्त हुई हैं। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत पल्लावरम में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। मध्यपाषाण काल की बात करें तो इसका जो काल है वो 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व माना जाता है। मध्यपाषाण काल में पत्थरों के बहुत छोटे औजार माइक्रोलिथ उपयोग में लाए जाने लगे थे। अस्थियों और सीग से निर्मित उपकरण भी इस काल में प्राप्त होते हैं, पूछ सकता है। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान का बागोर नामक मध्यपाषाण कालिक स्थल से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। बागोर जो कि राजस्थान में स्थित है, ये मध्यपाषाण काल का सबसे बड़ा प्रागैतिहासिक स्थल था। नवपाषाण काल की बात करें तो इसका काल 7000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक था। इस काल में कृषि कार्य प्रारंभ हुआ। फसलों में सर्वप्रथम गेहूं और जौ उपजाए गए। कृषि का प्रारंभिक साक्ष्य बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। वहीं इलाहाबाद के कोलडिहवा से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस युग के लोग पॉलिशदार पत्थर के उपकरणों और हथियारों का प्रयोग करते थे। इस काल में लोग अस्थायी रूप से बसने लगे थे, जिसका प्रमाण कश्मीर के बुर्जहोम में मिले गर्तावास से मिलता है। बुर्जहोम में मालिक के शव के साथ पालतू कुत्तों को भी दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। पटना के निकट चिरांद नामक नवपाषाणकालीन स्थल से हड्डी के उपकरण पाए गए हैं। अक्सर पूछा जाता है चिरांद के बारे में। पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ था। दक्षिण भारत में नवपाषाण काल की तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है। नवीनतम खोजों के आधार पर लहुरा देव जो कि उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है, ये भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल है। तो ये भी पूछा जा सकता है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये एक सुपर फास्ट रिवीजन वीडियो है और ऐसे आपको सब सब्जेक्ट की मिलेगी एक ही वीडियो में। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कोई डिस्कशन नहीं होगा, सिर्फ फैक्ट मैं आपको बताता चलूँगा और आपको रिवाइज करते चलना है। ओके, ताम्रपाषाणिक संस्कृति की तरफ बढ़ते हैं। सर्वप्रथम धातु के रूप में तांबे का प्रयोग आरंभ हुआ, इसीलिए इस काल को ताम्रपाषाण काल या ताम्रपाषाण संस्कृति कहा जाता है। जिन संस्कृतियों का उद्भव पत्थर और तांबे के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग करने के साथ हुआ, उन्हें ताम्रपाषाणिक या कैल्कोलिथिक संस्कृति कहते हैं। ताम्रपाषाण संस्कृतियों में आहार संस्कृति जो कि राजस्थान में है के प्रतिनिधि स्थल आहार का प्राचीन नाम ताम्बवती है। मालवा संस्कृति से संबंधित नौडा टोली से कृषि फसलों के साक्ष्य मिले हैं। इनाम गांव और दैमाबाद ये जोरवे संस्कृति से संबंधित प्रमुख स्थल हैं। दैमाबाद से भारी मात्रा में कांसे की वस्तुएं मिली हैं। चित्रित मृदभांडों का उपयोग भी सर्वप्रथम ताम्रपाषाण काल में ही शुरू हुआ था। चित्रित मृदभांड। ओके, महापाषाणिक संस्कृतियाँ देख लीजिए। नवपाषाण की समाप्ति के पश्चात दक्षिण भारत में महापाषाण संस्कृति का उदय हुआ। इनमें लोग मृतकों के अवशेष को सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करते थे। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के विभिन्न पुरास्थलों से इस प्रकार की समाधियाँ मिली हैं, यानी दक्षिण भारत में ये संस्कृति काफ़ी लोकप्रिय थी। अब आते हैं हड़प्पा सभ्यता की तरफ, जिसको सिंधु सदी घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के आधार पर सिंधु सभ्यता की जो सर्वमान्य तिथि थी वो थी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ये नगरीकृत सभ्यता थी और कांस्य युगीन सभ्यता भी थी। इसका विस्तार देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार उत्तर में मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में था चिनाब नदी के तट पर, दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र में था प्रवरा नदी के तट पर, पूरब में आलमगीरपुर मेरठ में हिंडन नदी के तट पर और पश्चिम में सुतकांगेडोर जो कि बलूचिस्तान में था दास्क नदी के तट तक। ये हड़प्पा सभ्यता का उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम विस्तार था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा सभ्यता के सबसे ज़्यादा स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। सिंधु घाटी की सबसे प्रमुख विशेषता इसकी नगर निर्माण योजना है। नगर ग्रिड पद्धति पर बसे थे और सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री यानी समकोण पर काटती थी। कुछ प्रमुख नगरों को और उनके बारे में जान लीजिए। धौलावीरा ये एकमात्र ऐसा नगर था जो 3 भागों में विभाजित था, दुर्ग, मध्यम नगर और निचला नगर। कालीबंगा ये एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर भी दीवार से घिरा हुआ था।
कालीबंगा से अलंकृत ईंट और लकड़ी की नाली के साक्ष्य मिले हैं। चनहूदड़ो ये एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली है, परंतु यहाँ किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिले हैं। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, जिसका उपयोग संभवतः धार्मिक अनुष्ठान के लिए किया जाता था। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार या अन्न कोठार थी। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के नगरों में किसी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में गेहूं, जौ और कपास इत्यादि की खेती होती थी। कालीबंगा से जुते हुए खेत और हल की प्रतिकृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय भी सिंधु सभ्यता के लोगों को ही जाता है। लोथल और रंगपुर से धान की भूसी का साक्ष्य मिला है। ये सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं। हड़प्पाई लोग गाय, भैंस, बकरी, बैल, भेड़ इत्यादि पशु पालते थे। कुबड़ वाला सांड विशेष महत्व का था। सिंधु सभ्यता अश्व केंद्रित नहीं थी, लेकिन सुरकोटदा से घोड़े का अवशेष प्राप्त हुआ है। लोथल से गोदीवाड़ा यानी डॉकयार्ड यानी बंदरगाह प्राप्त हुआ है। चनहूदड़ो और लोथल में मनका बनाने का कारखाना था। सिंधु सभ्यता में लेन देन के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, यानी एक वस्तु को देकर दूसरी वस्तु को लेना। हड़प्पावासी मापतौल के लिए 16 या उसके आवर्तकों को व्यवहार में लाते थे। मेसोपोटामिया से सम्राट सारगौन के अभिलेख से हड़प्पाई व्यापार के प्रमाण मिलते हैं। इसमें कहा गया है कि दिलमन जो कि बहरीन, मकन मकरान और मेलुहा हड़प्पा के व्यापारी हमारे यहाँ जहाज लाते थे। हड़प्पा काल में अफ़गानिस्तान और कर्नाटक से सोना, ईरान से चांदी, बदख्शां अफ़गानिस्तान से लाजवर्द, खेतड़ी राजस्थान से तांबा तथा ईरान और अफ़गानिस्तान से टिन का आयात किया जाता था। हड़प्पाई समाज मातृसत्तात्मक था। हड़प्पाई राजनीतिक स्वरूप का कोई स्पष्ट ज्ञान हमको नहीं है। संभवतः वणिक समुदाय जो था वो शासन चलाता था। मृतकों के संदर्भ में पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार तीनों प्रचलित थे। हड़प्पा से R37 कब्रिस्तान मिला है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। लोथल और कालीबंगा से युग्मित समाधान प्राप्त हुए हैं, जिनसे सती प्रथा के प्रचलन का आभास मिलता है। एक हड़प्पाई मूर्तिका में स्त्री के गर्भ से पौधे को निकलते हुए दिखाया गया है। यह इस बात का प्रमाण है कि हड़प्पाई लोग धरती को उर्वरता की देवी समझते थे। सिंधु सभ्यता में वृक्ष पूजा और पशु पूजा का भी प्रचलन था। स्वास्तिक चिन्ह ये हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर में चित्रित देवता को पशुपति शिव बताया गया है। इसके चारों ओर हाथी, गैंडा, व्याघ्र और भैंसा विराजमान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जानवरों का नाम याद रखिएगा। लोथल और कालीबंगा से अग्निवेदिकाएँ प्राप्त हुई हैं। सिंधु सभ्यता की मोहरें मुख्यतः वर्गाकार थीं और सेलखड़ी की बनी होती थीं। मोहरों में सर्वाधिक संख्या में एक श्रृंगी पशु की आकृति मिलती है, यानी एक सींग वाला पशु। मोहनजोदड़ो से एक कांच से निर्मित नर्तकी की मूर्ति भी मिली है। सिंधु प्रदेश से भारी संख्या में आग में पकी मिट्टी की मूर्तिकाएँ, जिसको टेराकोटा कहा जाता है, वो भी प्राप्त हुई है। ओके, इन मूर्तिकाओं में सर्वाधिक संख्या में पशु आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं तथा पशु आकृतियों में कुबड़ वाले साढ़ की संख्या सर्वाधिक है। मानव मूर्तिकाओं में सर्वाधिक संख्या स्त्री मूर्तिकाओं की है। ओके, अब हम आते हैं कुछ प्रमुख स्थल और उनकी स्थिति को देख लेते हैं। हड़प्पा का वर्तमान जो स्थिति है वो पाकिस्तान के मोंटमोगरी ज़िले में स्थित है, रावी नदी के तट पर। 1826 में सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन द्वारा हड़प्पा टीले का उल्लेख किया गया था। कनिंघम द्वारा 1853 और 1873 में सर्वेक्षण किया गया, जबकि 1921 में दयाराम साहिनी द्वारा अन्वेषण और 1923-24 में इन्हीं के द्वारा उत्खनन किया गया था। ओके, मोहनजोदड़ो की वर्तमान स्थिति पाकिस्तान में है। लरकाना जिला सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी ने की थी। बाद में जॉन मार्शल के निर्देशन में बृहत स्तर पर 1925 से इसका उत्खनन शुरू हुआ था। चनहूदड़ो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, वर्तमान में सिंधु नदी के तट पर। इसकी खोज 1930-31 में NG मजूमदार ने की थी, जबकि उत्खनन 1935-36 में मैके ने किया था। कालीबंगा जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में घग्गर नदी के तट पर स्थित है, इसका उत्खनन 1961 से 69 के बीच BB लाल और BK थापड़ द्वारा किया गया था। रंगपुर जो कि गुजरात के अहमदाबाद जिला में स्थित है, भादर नदी के तट पर ये स्थित है। इसकी प्रारंभिक खुदाई 1935 में माधव स्वरूप वत्स ने की थी, लेकिन बड़े स्तर पर SR राव द्वारा इसका उत्खनन किया गया। रोपड़ ये पंजाब राज्य में स्थित है, सतलज नदी के तट पर। इसकी खोज 1950 में BB लाल ने की थी, लेकिन यह उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 से 56 के बीच कराया था।
लोथल ये गुजरात के अहमदाबाद जिला में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। 1954 में एसआर राव ने इसकी खोज और उत्खनन दोनों किया था। ओके, आगे बढ़ते हैं, वैदिक काल की तरफ आते हैं। देखिए, सिंधु सभ्यता के बाद का जीवन जो हमको वेदों के माध्यम से पता चलता है, इसीलिए इसको वैदिक काल कहा जाता है। आर्यों को इस संस्कृति का संस्थापक माना जाता है। ये एक ग्रामीण संस्कृति थी। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया को माना है, इंपॉर्टेंट है। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा जाता है। ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। ऋग वैदिक काल की बात करते हैं तो भारतीय आर्यों के संबंध में सबसे पहली जानकारी हमको ऋग्वेद से ही प्राप्त होती है। ऋग्वेद में आर्य शब्द का 36 बार उल्लेख किया गया है। ईरानी भाषा का एक ग्रंथ है जिसका नाम है अवेस्ता और ऋग्वेद, इन दोनों में काफ़ी समानताएं हैं, ये अक्सर पूछता है। सिंधु नदी आर्यों की सबसे प्रमुख नदी थी जिसका ऋग्वेद में बार बार उल्लेख है। उनके द्वारा उल्लिखित दूसरी नदी सरस्वती है जिसे नदीतमा यानी सर्वश्रेष्ठ नदी कहा गया है। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। आर्यों के निवास स्थल के लिए सप्त सैंधव शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वैदिक काल में झेलम नदी को वितस्ता, व्यास को विपाशा, चिनाब को अश्किनी, गंडक को सदानीरा, रावी को परुषणी और सतलज को सतुद्री नाम से जाना जाता था। आर्यों की प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इस प्रकार थी: कुल, ग्राम, विस और जन, यानी सबसे बड़ा जन, फिर विस, फिर ग्राम और फिर कुल। कुल के प्रमुख कुलप कहलाते थे, ग्राम के मुखिया ग्रामणी, विस के प्रधान विशपति और जन यानी कबीला के प्रमुख राजन कहलाते थे। सभा और समिति ये ऋग्वैदिक काल की जनतांत्रिक संस्थाएं मानी जाती थीं जो राजा को सलाह देती थीं। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभा श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की संस्था थी और समिति सामान्य लोगों की। समिति का अध्यक्ष ईशान कहलाता था। स्त्रियां सभा और समिति दोनों में भाग ले सकती थीं। दैनिक प्रशासन में कुछ अधिकारी राजा की मदद करते थे जिनमें सेनानी और पुरोहित प्रमुख थे। जनता स्वेच्छा से राजा को उसका अंश दे देती थी जिसको बलि कहा गया। ऋग्वेद में चारागाह या बड़े जत्थे के प्रधान को वाज्रपति कहा जाता था। ऋग्वेद दुर्गपति के लिए पुरप और गुप्तचर के लिए स्पर्श शब्द का प्रयोग किया गया है। उग्र नामक अधिकारी अपराधियों को पकड़ने का काम करता था। कहाँ पर? ऋग्वेदिक काल में। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए ऋग्वेद में गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ है गायों की खोज। देखिए, ये जो शब्द हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये जो मेरी वीडियो है ये कम समय में आपको मैक्सिमम आउटपुट देगी, ये मेरा विश्वास है। आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा, 2 से 3 बार देखिएगा और ऐसे ही सब सब्जेक्ट पर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। बस आप लोगों का साथ चाहिए। ओके। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राग युद्ध का उल्लेख है जो परुषणी यानी रावी नदी के किनारे भरत जन और 10 अन्य जनों के बीच हुआ था। इस युद्ध में भरत जन के प्रमुख सुदास की जीत हुई थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है जिसमें 4 वर्ण का उल्लेख है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण की उत्पत्ति विराट पुरुष ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघा से और शूद्र पैरों से उत्पन्न हुए हैं। नियोग प्रथा और विधवा विवाह का प्रचलन था किंतु बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन ऋग्वैदिक काल में नहीं था। आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? अमाजू। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, अपाला और विश्ववरा जैसी विदुषी महिलाओं का भी उल्लेख है। गाय को सबसे उत्तम धन माना जाता था तथा इसे अघन्या यानी न मारे जाने योग्य पशु कहा गया है। घोड़ा एक महत्वपूर्ण पशुधन था। ऋग्वैदिक आर्यों द्वारा धातु के रूप में सर्वप्रथम तावे का प्रयोग किया गया। ऋग्वैदिक आर्यों के सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे। इंद्र के नाम पर सर्वाधिक 250 सूक्त हैं और इन्हें बादल का देवता माना गया है। अग्नि का दूसरा स्थान है, इन पर 200 सूक्त हैं। अग्नि को मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में पूजा जाता था। यहाँ पर एक बात मैं आपको और बता दूँ कि जो ऋग्वेद का पहला मंत्र है वो अग्नि देवता को ही समर्पित है, ये आपको याद रखना है। वरुण भी एक प्रमुख देवता थे इस काल के जो कि ऋतु के नियामक थे। इनको ऋतस्य गोपा कहा जाता था, वरुण देवता को। ऋग्वेद में कुछ देवियों का भी उल्लेख है जैसे अदिति और उषा, किंतु ऋग्वैदिक काल में देवियों की प्रमुखता नहीं थी। स्तुति पाठ और यज्ञ बलि उपासना की मुख्य रीति थी। इस युग में कर्मकांड का अभाव था। पूषण ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे जो आगे चलकर उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए। ओके, वैदिक साहित्य को देख लेते हैं।
वेद, सबसे पहले वेद के बारे में देखते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, जिसमें 1017 सूक्त और 11 बाल्य खिल्य तथा लगभग 10,600 मंत्र हैं। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दसराग युद्ध का उल्लेख है, या परशुनी नदी के तट पर हुआ था, जिसमें सुदास विजयी हुआ। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का जिक्र है, जिसमें 4 वर्णों का उल्लेख है। यजुर्वेद की बात करें तो ये एक कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। इसका पाठ करने वाले को अधर्व्यु कहा जाता है। ये 2 भागों में विभक्त है, कृष्ण यजुर्वेद जो कि गद्य में है और शुक्ल यजुर्वेद जो कि पद्य में है। सामवेद इसका अर्थ गान से है। अथर्ववेद में अथर्व का तात्पर्य है पवित्र जादू। अथर्ववेद में रोग निवारण, राजभक्ति, विवाह, प्रणय गीत और अंधविश्वासों का वर्णन है। उपवेद की बात करें तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, जो कि चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, जो कि युद्ध शास्त्र से संबंधित है। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है, जो कि संगीत से संबंधित है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद है, जो कि भवन निर्माण कला से संबंधित है। ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो प्रत्येक वेद का जो गद्य रचना है उसको ही ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। अब आते हैं हम उत्तर वैदिक काल की तरफ। उत्तर वैदिक काल में संबंधित जानकारी हमको सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद से प्राप्त होती है। इस काल में आर्यजनों का पंजाब से आगे गंगा यमुना से लेकर सदा नीरा यानी गंडक नदी तक विस्तार हो गया था। उत्तर वैदिक काल में पहली बार राजत्व की दैवी उत्पत्ति की अवधारणा भी सामने आई थी। कर्मकांड के विधानों से राजा और भी प्रभावशाली बन गया। राजसूय यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ और वाजपेय यज्ञ के माध्यम से राजा की शक्ति और महिमा इस काल में और बढ़ी। राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। इस युग में औपचारिक ढंग से करों का संग्रह होने लगा तथा इसके संग्रह व संचालन के लिए संगृहीत नामक अधिकारी होता था। इस काल में गोत्र प्रथा प्रतिष्ठित हुई और एक गोत्र में विवाह को निषिद्ध किया गया। इस काल में आश्रम व्यवस्था का आरंभ हुआ, किंतु चौथा आश्रम अर्थात संन्यास आश्रम वैदिक युग में प्रतिष्ठित नहीं हुआ। यानी पहले के जो 3 आश्रम थे वो इस काल में आए थे, लेकिन चौथा आश्रम इसमें नहीं आया था। इस काल में कृषि मुख्य पेशा बन गई थी, जिसे लोहे के उपयोग ने प्रोत्साहित किया। लोहे को श्याम अयस कहा गया। उत्तर वैदिक काल में हल को सीर कहा गया, कृषि भूमि को शीता कहा गया। उत्तर वैदिक लोग जौ के साथ साथ गेहूँ और चावल भी उपजाने लगे थे। इस काल में ऋग्वैदिक देवता इंद्र का महत्व घटा और प्रजापति मुख्य देवता के रूप में प्रतिष्ठित हुए। इसी काल में उपासना की रीति में परिवर्तन हुआ। यज्ञ आराधना की मुख्य पद्धति हो गई। उत्तर वैदिक काल में ही षड दर्शन का बीजारोपण हुआ, जो कि आगे चलकर जब गुप्त काल पढ़ेंगे तो वहाँ पर उनका पूर्ण रूप से संकलन हुआ था। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। इंपॉर्टेंट है ये। यम नचिकेता संवाद ये कठोपनिषद में है। गार्गी याज्ञवल्क संवाद ये बृहदारण्यक उपनिषद में है। ओके। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलनों की बात करें तो सबसे पहले हम लोग जैन धर्म को देख लेते हैं जल्दी से। जैन परंपरा के अनुसार उनके धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। ऋषभदेव या आदिनाथ प्रथम थे, अरिष्टनेम 22वें, पार्श्वनाथ 23वें और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। इनके प्रतीक चिन्ह देख लीजिए। ऋषभदेव का सांड था, जिसको वृषभ कहा गया। अरिष्टनेम का शंख था, पार्श्वनाथ का सर्प था और महावीर स्वामी का सिंह था। पार्श्वनाथ के पूर्व के तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता संदिग्ध है। हालांकि ऋषभदेव तथा अरिष्टनेमि का उल्लेख ऋग्वेद में है। पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकु वंशीय शासक अश्वसेन के पुत्र थे, जो कि 23वें तीर्थंकर थे। इंपॉर्टेंट हैं। वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे, और माता का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थीं। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम अड़ोज्जा प्रियदर्शना था। महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया और 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद जिम्भृग गांव के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर केवलिन, जिन, अहर और निर्ग्रंथ आदि कहलाए। बौद्ध साहित्य में महावीर को निगंठनाथ पुत्र भी कहा गया है। महावीर ने अपने उद्देश्य प्राकृत भाषा में दिए। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके जमाता प्रियदर्शना के पति जमाली बने। महावीर ने अपने अनुयायियों को 11 गणों यानी समूहों में विभाजित किया और प्रत्येक गण को एक एक प्रमुख शिष्य के नेतृत्व में रखा, जिसको गणधर कहा गया। आर्य सुधर्मा अकेला गणधर था, जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। जैन धर्म में 5 प्रमुख व्रत हैं। पहला है अहिंसा यानी हिंसा न करना, अमृषा यानी झूठ न बोलना, औचौर्य यानी चोरी न करना, अपरिग्रह यानी संपत्ति अर्जित न करना
और ब्रह्मचर्य यानी इंद्रिय निग्रह करना। शुरुआत के जो 4 व्रत हैं वो पार्श्वनाथ के समय से चले आ रहे थे और ये जो 5वां यानी ब्रह्मचर्य है उसको महावीर स्वामी ने जोड़ा। स्यादवाद या सप्तभंगीय न्याय ये जैन धर्म का महत्वपूर्ण दर्शन है जो ज्ञान की सापेक्षता की बात करता है। कालांतर में जैन धर्म 2 संप्रदाय में बट गया, श्वेतांबर जो कि सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर जो कि नग्न अवस्था में रहते थे। एक परंपरा के अनुसार महावीर के निर्वाण के 200 वर्ष के बाद मगध में भारी अकाल पड़ा। फिर प्राण बचाने बहुत से जैन भद्र ब्राहु के नेतृत्व में दक्षिण चले गए। ये दक्षिणी जो जैन थे वो दिगंबर कहलाए और जो स्थूल भद्र के नेतृत्व में मगध में ही रह गए वे श्वेतांबर कहलाए। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार जो 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ हैं वो स्त्री हैं, जबकि दिगंबर इन्हें पुरुष मानते हैं। प्रथम जैन संगीति ये पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी। एक और जैन संगीति दूसरी जिसको कहा जाता है वो गुजरात के बल्लभी नामक स्थान पर देवर्धि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में 6ठी शताब्दी में हुई थी। इसी सम्मेलन में प्राकृत भाषा में जैन ग्रंथों का संकलन हुआ था। जैन धर्म का प्राचीनतम साहित्य पूर्व कहलाता है जिसकी संख्या 14 थी। कालांतर में इसका संकलन आगम के रूप में हुआ जिसकी संख्या 46 है। प्रमुख जैन ग्रंथों में हेमचंद रचित परिशिष्ट पर्वन और हरिभद्र सूरि रचित अनेकांत विजय इत्यादि महत्वपूर्ण है। जैन धर्म को चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्मनंद, अमोघवर्ष और खारवेल इत्यादि शासकों का संरक्षण प्राप्त था। 468 ईसा पूर्व में राजगीर के समीप पावापुरी में मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ओके, बौद्ध धर्म को देख लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में शाक्य क्षत्रिय कुल में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी जो कि वर्तमान नेपाल में हुआ था। बुद्ध के जन्म को कमल, गृहत्याग या महाभिनिष्क्रमण को घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति या निर्वाण को पेपल, प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन व मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण को स्तूप से दर्शाया गया है। गौतम के पिता शुद्धोधन गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान थे और उनकी माता महामाया कोसल राजवंश से संबंधित थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका विवाह यशोधरा से हुआ था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। 29 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ ने गृह त्याग दिया जिसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली में अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की जो इनके प्रथम गुरु बने। इसके पश्चात इन्होंने राजगीर में रुद्रक नाम रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की थी। कठिन तपस्या के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना यानी फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे 35 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ को निर्वाण यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए और जिस स्थान पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वह बोध गया कहलाया। इन्होंने अपना पहला उपदेश जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं सारनाथ यानी ऋषिपत्तनम में दिया। बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। पहला है दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख गामिनी प्रतिपदा। इसी चौथे आर्य सत्य के अंतर्गत ही अष्टांगिक मार्ग का अवधारणा है। बुद्ध, धम्म और संघ ये बौद्ध के त्रिरत्न हैं। संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध संगीतियाँ देख लीजिए। 4 बौद्ध संगीतियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहली बौद्ध संगीत अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में हुई। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। इस संगीत में आनंद और उपालि ने सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया। द्वितीय बौद्ध संगीत कालाशोक के शासनकाल में 383 ईसा पूर्व में हुई थी वैशाली में। इसकी अध्यक्षता सुबुकामे ने की। इस संगीत में मठ संबंधी नियम को लेकर मतभेद हो गया और बौद्ध धर्म स्थिरवादी या थेरवादी और महासंघिक 2 भागों में बट गया। फिर तृतीय बौद्ध संगीत अशोक के समय में 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई। इसके अध्यक्ष मोगल पुत्तिष्ठ थे। इसमें अभिधम्म पिटक नामक तीसरे पिटक का संकलन हुआ था। चौथी बौद्ध संगीत बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पहली शताब्दी में कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। इस समय कनिष्क का शासन था। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की और उपाध्यक्ष इसके अश्वघोष थे। इस संगीत में बौद्ध धर्म महायान और हीनयान 2 नामक संप्रदायों में विभाजित हो गया था। नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्हो ग्रंथ ये पाली भाषा में है जो कि एक क्या है बौद्ध ग्रंथ है, जबकि अश्वघोष रचित बुद्ध चरित और सौंदरानंद ये संस्कृत भाषा में है। 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर नामक स्थान पर महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई जिसको महापरिनिर्वाण कहा गया। बुद्ध की मूर्तियों का सर्वाधिक निर्माण गांधार शैली में किया गया है, किंतु बुद्ध की पहली मूर्ति मथुरा शैली के अंतर्गत बनी है। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। बोधिसत्व की अवधारणा महायान संप्रदाय से संबंधित है।
महाजनपद काल की बात करते हैं तो ईसा पूर्व 6ठी सदी से पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे के व्यापक प्रयोग ने बड़े बड़े प्रादेशिक राज्यों के निर्माण को प्रोत्साहित किया, जिन्हें महाजनपद कहा गया। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपदों का प्रमाण मिलता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी महाजनपदों की चर्चा है। 15 महाजनपद उत्तर भारत में थे तथा एकमात्र महाजनपद असमक, जो कि नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित था। यह काल द्वितीय नगरीकरण के नाम से जाना जाता है। इस काल में मौद्रिक अर्थव्यवस्था मौजूद थी और चांदी के सिक्के आहत सिक्कों के नाम से प्रचलित थे। ओके, आगे हम प्रमुख महाजनपदों को देख लेते हैं और उनका वर्तमान क्षेत्र। काशी की राजधानी वाराणसी थी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती या अयोध्या फैजाबाद मंडल में है। अंग की राजधानी चंपा थी, जो कि वर्तमान में बिहार में भागलपुर मुंगेर का जिला है ये। मगध की राजधानी राजगृह और गिरिब्रज थी, दक्षिण बिहार में स्थित है। वज्र की राजधानी वैशाली थी, ये भी बिहार में स्थित था। मल्ल की राजधानी कुशीनगर और पावा दोनों थी, ये वर्तमान में गोरखपुर देवरिया में स्थित है। चेदी या चेती, इसकी राजधानी सोत्थिवती या सुक्तिमती थी, बुंदेलखंड में स्थित है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, इलाहाबाद और बादा के आसपास का क्षेत्र था। पांचाल की 2 राजधानियाँ थी, उत्तरी पांचाल की अहिच्छत्र और दक्षिणी पांचाल की कामभिल्ल थी, ये भी बरेली फर्रुखाबाद का क्षेत्र था। मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी, राजस्थान में स्थित है। सूरसेन की राजधानी मथुरा, ये मथुरा जिले में ही स्थित है। असमक, जो कि दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद था, इसकी राजधानी पोतना या पोटिल थी। अवंती की राजधानी 2 थी, उत्तरी अवंती की उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की महिष्मती थी। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। कंबोज की राजधानी राजपुर हाटक, जो कि कश्मीर में स्थित है। और कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जो कि मेरठ और दक्षिण पूर्व हरियाणा में वर्तमान में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य के प्रमुख वंशों में पहला वंश था हर्यक वंश। इस वंश का प्रथम शासक बिंबिसार था, जिसने वैवाहिक संबंध द्वारा अपने साम्राज्य को मजबूत बनाया। उसने कोसल राज की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन महाकोसला से विवाह करके काशी को दहेज के रूप में प्राप्त किया। कई बार ये प्रश्न आ चुका है। बिंबिसार ने वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेल्लना से विवाह किया, जिसने अजात शत्रु को जन्म दिया। मगध की पहली राजधानी राजगीर थी, जिसे गिरिब्रज भी कहा जाता था। 492 ईसा पूर्व में अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके अजात शत्रु, जिसको कुड़िक भी कहा जाता है, ये मगध की गद्दी पर बैठा। इसने काशी और वज्र को अपने साम्राज्य में मिला लिया। 460 ईसा पूर्व में अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके उदयन मगध की गद्दी पर बैठा और इसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की और उसे मगध की राजधानी बनाया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछता है पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की, तो उदयन ने की थी। ओके, इसके बाद दूसरा जो वंश आया वो था शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की स्थापना नागदशक, जो कि हर्यक वंश का अंतिम शासक था, उसको मारकर शिशुनाग ने इस वंश की स्थापना की और इसने वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। इस वंश के शासक कालाशोक राजधानी को पुनः पाटलिपुत्र ले गया। इस वंश का अंतिम शासक नंदिवर्धन या महानंदिन था। तीसरा वंश था नंद वंश। इस वंश का संस्थापक महापद्मनंद था, जिसने एक राट और एक छत्र की उपाधि धारण की थी। घनानंद इस नंद वंश का अंतिम शासक था, जिसको यूनानी विवरण में अग्रमीच कहा गया है। ये सिकंदर का समकालीन था। इसी को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। विदेशी आक्रमण देख लीजिए भारत पर। देखिए, भारत पर पहला विदेशी आक्रमण ईरान के हखमनी शासकों द्वारा किया गया। पहला सफल आक्रमण डेरियस प्रथम द्वारा किया गया। सिंधु के लिए हिंदू नाम का आरंभ ईरानियों ने ही किया और उन्हीं की लेखन पद्धति आगे चलकर खरोष्ठी नाम से प्रचलित हुई। सिकंदर का आक्रमण देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ईरान को जीतने के बाद सिकंदर काबुल की ओर बढ़ा, जहां से खैबर दर्रा पार करते हुए 326 ईसा पूर्व में वो भारत आया। उसका सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सबसे पहले उसने तक्षशिला को जीता, जिसके शासक आम्भी ने न केवल सिकंदर के आगे आत्मसमर्पण किया बल्कि उसका सहयोग करने का भी वादा किया। आगे सिकंदर की लड़ाई पोरस से हुई। झेलम नदी के तट पर इस युद्ध को वितत्सा यानी झेलम का युद्ध कहा जाता है, या हाइडेस्पीच के युद्ध के नाम से भी इसको जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है सिकंदर और पोरस के बीच में, जिसमें पोरस की हार हुई थी, लेकिन सिकंदर उसकी बहादुरी से इतना प्रभावित था कि उसने उसका राज्य उसे वापस कर दिया। सिकंदर ने निकैया और झेलम के तट पर बुकेफाल नगर को स्थापित किया। गांधार शैली के विकास में भी यूनानियों का योगदान है।
सिकंदर के साथ निरियाकस, आनेसिक्रिटिस और अरिस्टोबुलस जैसे लेखक भी आए जिन्होंने भारत के विषय में अपने विचारों को लिपिबद्ध किया, जो इस काल के इतिहास निर्माण के लिए अत्यंत उपयोगी है। 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई। मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं तो मौर्य राजवंश के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो कौटिल्य रचित ग्रंथ है अर्थशास्त्र, जिसकी रचना कौटिल्य ने की थी। मौर्य साम्राज्य के बारे में हमको जानकारी मेगस्थनीज के पुस्तक इंडिका से भी प्राप्त होती है। मेगस्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत था। मेगस्थनीज के अनुसार भारतीय समाज 7 जातियों में बटा था और भारत में दास प्रथा नहीं थी। ओके, यूनानी ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सैंड्रोकोट्स तथा एंड्रोकोट्स नाम का प्रयोग हुआ है। सबसे पहले विलियम जोन्स ने सैंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की थी। मौर्य वंश के प्रमुख शासकों में सबसे पहला है चंद्रगुप्त मौर्य। 322 से 298 ईसा पूर्व इसका शासनकाल था। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या करके मौर्य साम्राज्य की नींव डाली थी। चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य की कूटनीतिक चालों का वर्णन विशाखदत्त रचित मुद्रा राक्षस में मिलता है। ये सब बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, परीक्षा में सबसे ज़्यादा बार आते हैं, तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को परास्त करके उससे हेरात, कंधार, काबुल और मकरान का क्षेत्र प्राप्त किया। पूछता है, चंद्रगुप्त के सोहगौरा और महास्थान अभिलेखों से यह भी ज्ञात होता है कि मौर्य काल में अकाल के दौरान राजकीय सहायता दी जाती थी। जैन ग्रंथ के अनुसार अपने जीवन के अंतिम चरण में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन परंपरा के अनुसार श्रवणबेलगोला, जो कि कर्नाटक में है, वहां पर अपने शरीर का त्याग किया संधारा पद्धति से, जो कि जैन धर्म की एक बहुत ही प्रचलित पद्धति है। हमने जैन धर्म में इसके बारे में पढ़ा था। फिर इसके बाद दूसरा शासक हुआ इसका बेटा बिंदुसार, जो कि 298 से 273 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात उसका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठा। यूनानी लेखकों ने इसे अमित्रोचेटस यानी अमित्र घात कहा है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। इसके दरबार में डाइमेकस आया था, जो सीरिया के शासक एंटियोकस का राजदूत था। एथीनियस के अनुसार बिंदुसार ने एंटियोकस से मदिरा, सूखे अंजीर और दार्शनिक भेजे की प्रार्थना की थी। बिंदुसार के दरबार में टालमी फिलाडेल्फस, जो कि मिस्र का राजा था, इसका राजदूत डायोनिसियस भी आया था। ये अक्सर पूछता है, डायोनिसियस और डायमेकस, इन दोनों के बारे में अक्सर पूछा जाता है। बिंदुसार के समय तक्षशिला में विद्रोह हुए, जिसे दबाने के लिए पहली बार सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा गया। कुछ स्रोतों में कहा गया है कि अशोक के दरबार में डायोनिसियस आया था, लेकिन ज़्यादातर परीक्षाओं में जितनी बार पूछा गया है उसमें बिंदुसार को ही सही माना गया है, तो आप लोग भी बिंदुसार को ही प्रथम वरीयता देंगे। ओके, इसके बाद आता है अशोक का काल, 273 से 232 ईसा पूर्व। अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। राज्याभिषेक से पूर्व अशोक उज्जैन का राज्यपाल था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने ही किया। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था, जिसको हम लोग कलिंग के युद्ध के नाम से जानते हैं। अशोक के अभिलेख बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनके बारे में जानिए। 1750 में टीफैन थेलर ने सर्वप्रथम दिल्ली में अशोक स्तंभ की खोज की थी। अशोक के अभिलेख को 1837 में सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। अशोक ने उपगुप्त नाम के बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। अशोककालीन प्रमुख अभिलेख को देख लीजिए। अशोक के अभिलेखों का विभाजन निम्न वर्गों में किया जाता है: शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। इन तीनों में अशोक के लेखों का विभाजन है। शिलालेखों की बात करते हैं तो बृहद शिलालेख। बृहद शिलालेखों में मुख्य रूप से राजाज्ञाएं हैं या राजकीय उद्घोषणाएं हैं। इनकी संख्या 14 है और ये 8 विभिन्न स्थान शहबाजगढ़ी, मानशेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एरीगुडी और सोपारा से प्राप्त हुए हैं। कुछ महत्वपूर्ण बृहद शिलालेखों का वर्णन इस प्रकार है, जो कि परीक्षा में अक्सर मिलान करने के लिए भी पूछ लेता है। पहले शिलालेख में क्या है? पहले शिलालेख में अशोक कहता है कि संपूर्ण प्रजा उसकी संतान है और इसी में पशु बलि की निंदा भी की गई है। द्वितीय शिलालेख में मनुष्यों और पशुओं के लिए निःशुल्क चिकित्सालय की स्थापना करने की चर्चा है। इसके साथ दक्षिण भारत के जो प्रमुख राज्य हैं चेर, चोल, पांड्य और ताम्रपर्णी, इन राज्यों का उल्लेख भी दूसरे शिलालेख में किया गया है। तीसरे शिलालेख में युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक नामक अधिकारियों की चर्चा है। 5वां शिलालेख धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख करता है। 8वें शिलालेख में धम्म यात्रा का वर्णन है तथा 9वें शिलालेख में
अशोक आनुष्ठानिक रीतियों की आलोचना भी करता है। 13वां शिलालेख सबसे महत्वपूर्ण है, इसी में कलिंग युद्ध का वर्णन है। इसी में अशोक ने आटविक जातियों को चेताया है। 13वें शिलालेख में सीरिया का राजा एंटियोकस द्वितीय, मिस्र का शासक टालेमी द्वितीय फिलाडेल्फस, मकदूनिया का राजा एंटिगोनस, सिरिन का राजा मगश, एपिरस का शासक एलेक्जेंडर की पड़ोसी शासकों के रूप में चर्चा है। ये सभी 13वें शिलालेख में वर्णित है, इसीलिए 13वां शिलालेख बहुत ही महत्वपूर्ण है। धौली और जौगढ़ से प्राप्त शिलालेखों को पृथक शिलालेख कहा जाता है। अब आते हैं हम लघु शिलालेख की तरफ। मास्की, गुर्जरा, उद्गोलम और नेट्टूर लघु शिलालेखों में अशोक नाम का उल्लेख है, यानी अशोक का नाम अशोक ही है इन चारों शिलालेखों में, जबकि अन्य शिलालेखों में अशोक का नाम देवा नाम पियदर्शी मिलता है। स्तंभ लेख की बात करें तो दीर्घ स्तंभ लेख, इसके अंतर्गत 7 राजाज्ञाएं हैं जो स्तंभों पर उत्कीर्ण हैं। इनमें से 7वां लेख सर्वाधिक लंबा है। ये स्तंभ लेख विभिन्न स्थलों से प्राप्त हुए हैं, जैसे प्रयाग स्तंभ लेख, यह पहले कौशाम्बी में था। इस स्तंभ को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया। दिल्ली टोपरा, यह स्तंभ फिरोज शाह तुगलक के समय में टोपरा से दिल्ली लाया गया, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। दिल्ली मेरठ, इसको भी फिरोज शाह तुगलक ने, मेरठ में पहले था, इसको दिल्ली वो लेकर गया अपने शासनकाल में। लघु स्तंभ लेख की बात करें तो सांची, सारनाथ लघु स्तंभ लेखों में अशोक अपने महामात्रों को संघभेद रोकने का आदेश देता है। कौशाम्बी स्तंभ लेख बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। इसी में अशोक की रानी कारुवाकी और उसके पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है। किसमें? कौशाम्बी स्तंभ लेख में। रुमनदेही स्तंभ लेख से ज्ञात होता है कि अशोक ने लुम्बिनी में बलि, जो कि एक धार्मिक कर था, इसको माफ़ कर दिया और भाग की राशि को 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। ठीक है, चूंकि रुमनदेही अभिलेख से मौर्यकालीन कर आरोपण पद्धति का पता चलता है, इसलिए इसको आर्थिक अभिलेख भी कहते हैं। यह सबसे छोटा अभिलेख है। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि आर्थिक अभिलेख के नाम से किस अभिलेख को जाना जाता है, तो रुमनदेही अभिलेख को। ओके, गुहा लेख की बात करते हैं। बिहार के गया में स्थित बराबर की पहाड़ी की 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण है, जिनमें आजीविकों को ये गुफाएं दान में दिए जाने का उल्लेख है। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं, किंतु सहबाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि खरोष्ठी है। तक्षशिला और लघमान से आर्मेयिक लिपि में तथा कंदहार के पास सरेकुना से यूनानी और आर्मेयिक लिपियों में लिखा द्विभाषीय अभिलेख मिलता है। बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लिए 4 गुफाओं का निर्माण कराया। अशोक के उत्तराधिकारियों ने दशरथ ने भी देवना प्रिय की उपाधि धारण की और नागार्जुन पहाड़ी में आजीवक संप्रदाय के लिए गुफा बनवाई। अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य कमजोर होता गया और 185 ईस्वी पूर्व में मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। तो अगला वंश शुंग वंश है। मौर्य प्रशासन को देख लेते हैं। मौर्य प्रशासन के शीर्षस्थ अधिकारी तीर्थ यानी महामात्म कहलाते थे। ऐसे अधिकारियों की संख्या 18 बताई गई है। कुछ प्रमुख तीर्थ देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। समाहर्ता, ये कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी यानी वित्त मंत्री होता था। सन्निधाता राजकीय कोषागार का संरक्षक होता था। कर्मांतिक, ये उद्योग मंत्री होता था। अंतःपाल, ये सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था। व्यावहारिक, ये नगर का प्रमुख न्यायाधीश होता था। तीर्थ के पश्चात अधिकारी क्रम में अध्यक्षों का स्थान था तथा इनकी संख्या 27 थी। कुछ प्रमुख अध्यक्ष देख लीजिए। सीताध्यक्ष कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था। पौतवाध्यक्ष मापतौल का अध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष मुद्रा टकसाल का अध्यक्ष। पन्याध्यक्ष व्यापार वाणिज्य का अध्यक्ष। विविताध्यक्ष चरागाहों का अध्यक्ष और अकाराध्यक्ष खानों का अध्यक्ष होता था। मौर्य काल में दीवानी न्यायालय धर्मस्थीय और फौजदारी न्यायालय कंटक शोधन भी मौजूद थे। गुप्तचर विभाग के प्रमुख को महामात्य सर्प कहा जाता था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है। एक स्थान पर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था और भ्रमणशील गुप्तचर को संचारा कहा जाता था। मेगस्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक समूह करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। चंद्रगुप्त के समय सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। थोड़ा तेज इसलिए चल रहे हैं क्योंकि आपको रिवीजन ही करना है और आपका कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पूरा कंप्लीट हो जाए, जिससे आप इसको 1-2 बार और रिवीजन अच्छे से कर सकें। ओके, मौर्योत्तर काल की तरफ आते हैं। मौर्योत्तर काल में सबसे पहला वंश था शुंग वंश। देखिए, मौर्यों के पश्चात शुंग वंश की स्थापना हुई। शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग, जो कि इस शुंग वंश का संस्थापक था,
इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए तथा सांची स्तूप विदिशा में पाषाण वेदिका का निर्माण करवाया। पतंजलि जो थे वो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। यवन राजदूत हेलियोडोरस शुंग शासक भागभद्र के दरबार में आया था। फिर दूसरा वंश था इसमें आंध्र सातवाहन वंश। सिमुक ने इस वंश की स्थापना की थी। इसकी राजधानी महाराष्ट्र के पैठन यानी प्रतिष्ठान में थी। सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी और वशिष्ठी पुत्र पुलवामी इस वंश के योग्य शासक थे। सातवाहन शासक हाल ने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती की रचना की थी। ब्राह्मणों को भूमिदान देने की परंपरा सातवाहनों ने ही प्रारंभ की। 1 ईसा में इन्होंने चांदी, तांबे, सीसा, पोटीन और तांबे के सिक्के प्रचलित करवाए थे। इसके बाद आते हैं शक शासक रुद्रदामन। ये बहुत ही प्रमुख शक शासक था जिन्होंने अपने मंत्री सुविशाख द्वारा सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया था। शक शासक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख विशुद्ध संस्कृति का प्रथम अभिलेख है। कई बार पूछा जा चुका है ये। कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कड़फिसस ने की। कुषाण शासक विम कड़फिसस ने सोने के सिक्के जारी किए थे। कनिष्क इस वंश का महानतम शासक था जिसने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया जिसको शक संवत कहा गया। कनिष्क के दरबार में अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन और चरक जैसे विद्वान रहते थे। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। हिंद यूनानी शासक को देख लेते हैं। विनांडर हिंद यूनानी वंश का सबसे योग्य शासक था जिसे बौद्ध साहित्य में मिलिंद कहा गया। मिलिंद पन्हो नामक बौद्ध ग्रंथ में मिलिंद और बौद्ध आचार्य नागसेन के मध्य संवाद का वर्णन है। आगे बढ़ते हैं। गुप्त साम्राज्य। गुप्त संभवतः वैश्य थे और कुषाणों के सामंत रहे थे। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में गुप्तों के आरंभिक पूर्वजों के रूप में श्रीगुप्त और घटोत्कच का वर्णन मिलता है। गुप्त साम्राज्य चंद्रगुप्त प्रथम के सिंहासनारोहण के साथ ही प्रकाश में आता है। इसी समय उसने गुप्त संवत की भी शुरुआत की 319 ईस्वी में। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और उसका नाम अपने सिक्कों पर अंकित करवाया। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र समुद्रगुप्त शासक बनता है। हरिशेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के विजय अभियान का पता चलता है। समुद्रगुप्त ने सर्वराजोच्छेता की उपाधि धारण की। उसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, जो आपको पता है। विशाख दत्त द्वारा रचित देवी चंद्रगुप्तम नाटक से ये पता चलता है कि समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त सिंहासन पर बैठा। यह शकों से पराजित हो गया था तथा उन्हें अपनी पत्नी ध्रुव देवी देने के लिए तैयार हो गया। उसके छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक राजा और रामगुप्त को मारकर ध्रुव देवी से विवाह कर लिया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय से किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता था। इसके अलावा इसने परम भागवत की उपाधि भी धारण की थी और ये गुप्त साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने मेहरौली में लौह स्तंभ का निर्माण भी कराया। इसी के दरबार में 9 रत्न रहते थे जिसमें सबसे प्रमुख कालिदास थे। इसके अलावा वराह मिहिर और धनवंतरि जो कि एक वैद्य थे, ये सब प्रमुख थे। ओके। चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात उसका पुत्र कुमारगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठा। गुप्त वंश के 2 शासकों ने अश्वमेध यज्ञ किया। पहला शासक समुद्रगुप्त था और दूसरा कुमारगुप्त प्रथम था। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा महाविहार की स्थापना की थी। उसका उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ जिसने कुमारादित्य की उपाधि धारण की। आगे बढ़ते हैं। स्कंदगुप्त के समय होड़ों का आक्रमण प्रारंभ हो गया था। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में होड़ों की पराजय का जिक्र है, किंतु उसी के भीतरी अभिलेख में होड़ों के साथ केवल युद्ध का वर्णन है, परिणाम का नहीं। जूनागढ़ अभिलेख से यह भी ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त के गवर्नर पर्णदत्त और उसके पुत्र चक्रपालित ने मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। गुप्तों की राजकीय भाषा संस्कृत थी। केंद्रीय स्तर पर दंड नायक जिसको न्यायाधीश कहा जाता था, मला बलाधिकृत जिसको सेना नायक कहा जाता था, और संधि विग्राहक विदेश मंत्री, ये सब गुप्त काल के प्रमुख अधिकारी थे। साम्राज्य का विभाजन प्रांतों में किया गया था जिसे देश या भुक्ति कहा जाता था। भुक्ति पर उपरिक नामक अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी। प्रांतों को अनेक जिलों विषयों में बांटा गया था जिसका प्रधान विषयपति कहलाता था। नगर और ग्राम में रहने वाले विभिन्न जातियों और व्यवसायों को संघ को पूक कहते थे। जिला प्रशासन के नीचे वीथी प्रशासन होता था जिसका प्रधान आयुक्त कहलाता था। ग्राम को सबसे निचली प्रशासनिक इकाई माना गया था। इसका प्रधान ग्रामिक या महत्तर कहलाता था। कायस्थ का विवरण सर्वप्रथम याज्ञवल्क्य की स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओशनम स्मृति में मिलता है। इंपॉर्टेंट है ये।
सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख से प्राप्त होता था, जो कि गुप्त काल का ही शासक था। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार ताम्रलिप्ति बंगाल पत्तन से संचालित होता था। गुप्त शासकों ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिन्हें उनके अभिलेखों में दीनार कहा गया है। इस काल में मंदिरों और ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी गई उसे अग्रहार कहा जाता था। जूनागढ़ अभिलेख में बेगार प्रथा का संकेत है। कामसूत्र में भी इसकी पुष्टि होती है। इसे समकालीन अभिलेखों में विष्टि कहा गया है। श्रेणी के प्रधान को इस काल में ज्येष्ठक कहा जाता था। इस काल में उज्जैन सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। इस काल में चांदी के सिक्कों को रूप्यका कहा जाता था। मंदिर बनाने की कला का जन्म संभवतः गुप्त काल में ही हुआ। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। ओके, गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज्य चिन्ह था। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं। अजंता के अतिरिक्त बाघ की गुफाएं, जो कि मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित हैं, ये भी गुप्तकालीन कला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण थी। पहली बार देवताओं की मूर्तियों को मंदिरों में स्थापित कर उनकी उपासना गुप्त काल में ही प्रारंभ हुई। इसी काल में विष्णु के साथ साथ ब्रह्मा और महेश को त्रिदेव के रूप में परिकल्पित किया गया। प्राचीन काल में विभिन्न प्रकार के मतांतर और दृष्टिकोण प्रचलित थे। गुप्त काल में चलकर ये षड दर्शन के रूप में स्थापित हुए। षड दर्शन कौन कौन से हैं? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त वंश के पतन के बाद उत्तर भारत में बहुराज्यीय व्यवस्था कायम हुई। कन्नौज में मौखर्य वंश, थानेश्वर में पुष्यभूति वंश, वल्लभी में मैत्रक वंश, मगध और मालवा में गुप्तों की गौड़ शाखा और गौड़ में शशांक का राज्य स्थापित हुआ। संगम युग के बारे में बात कर लेते हैं। ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का हमको क्रमबद्ध इतिहास जिस साहित्य से प्राप्त होता है उसे संगम साहित्य कहा जाता है। पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम आयोजित किए गए। इनका विवरण देख लीजिए। पहला संगम मदुरा में अगस्त ऋषि की अध्यक्षता में किया गया। इसकी कोई रचना उपलब्ध नहीं है। द्वितीय संगम कपाटपुरम में अगस्त ऋषि की अध्यक्षता में ही। इसमें एकमात्र जो व्याकरण ग्रंथ है संगम युग का तोलक्कापियम वो उपलब्ध है। तृतीय संगम मदुरा में किया गया नक्कीरर की अध्यक्षता में। अधिकांश संगम साहित्य जो बचा है वो इसी संगम से संबंधित है। कुछ पुस्तक देख लीजिए संगम काल के और उनके लेखक। तोलक्कापियम ये तमिल व्याकरण की पुस्तक थी। इसके लेखक तोलक्कापियर थे। शिलप्पादिकारकम ये महाकाव्य था तमिल का। संगम काल का इलिंगो आदिकल लेखक हैं। मणिमेखले भी महाकाव्य था। शीतले सत्यनार इसके लेखक हैं। जीवक चिंतामणि भी महाकाव्य था। तिरुतक्क देवर इसके लेखक हैं। तिरुकुरल ये तमिल बाइबिल इसको कहा जाता है। तिरुवल्लुवर इसके लेखक हैं। संगम साहित्य से हमें तमिल प्रदेश के 3 राज्य चोल, चेर और पांड्य का विवरण प्राप्त होता है। चोल राज्य का प्रमुख शासक कारिकाल था। इसने चेर और पांड्य राजाओं को युद्ध में हराया था। पुहार पत्तन का निर्माण इसी के समय में हुआ था। कावेरी नदी पर बांध का निर्माण कर इसने सिंचाई के लिए नहरें निकलवाई थी। चोलों की राजधानी प्रारंभ में उरयूर और बाद में कावेरी पत्तनम बनी। संगम युग का दूसरा राज्य चेर था, जो केरल प्रांत में स्थित था। इस वंश का प्रमुख शासक सेनगुट्टवन था। इसने पत्तिनी नामक धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठित किया और पत्तिनी देवी की पूजा भी प्रारंभ करवाई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चेरों की राजधानी करुयूर या बाजीपुर थी। संगम युग का तीसरा राज्य पांड्य का था। इसकी राजधानी मदुरा थी। नेडुजेलियन इस वंश का प्रमुख शासक था। अरबों का सिंध पर आक्रमण देख लीजिए। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण 712 ईस्वी में किया था। चचनामा से हमको अरबों के आक्रमण के विषय में पर्याप्त जानकारी मिलती है। कुछ प्रमुख राजवंश। वाकाटक वंश, इसका संस्थापक बिंद शक्ति था। गुप्तों ने वाकाटकों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। कदम्ब वंश, इसका संस्थापक मयूर शर्मन था। बैजंती या वनवासी में इसने राजधानी बनाई थी। पुष्यभूत वंश का संस्थापक हर्षवर्धन था। हर्ष के समय चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पुष्यभूत वंश का संस्थापक हर्षवर्धन नहीं था, इसका एक प्रमुख शासक था। वातापी के चालुक्य देख लीजिए। इसका एक बहुत ही प्रमुख शासक था पुलकेशिन द्वितीय। इसने परमेश्वर की उपाधि धारण की और हर्षवर्धन को इसी ने नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। पल्लव वंश में 3 प्रमुख शासक हुए। महाबर्मन प्रथम, जिसने महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाशनाथ मंदिर और महाबलीपुरम के तटीय मंदिर, जिसको सोर टेम्पल कहा जाता है, उसका निर्माण कराया था। ये अक्सर पूछता है। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। इसी वंश के एक बहुत ही प्रसिद्ध शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय और सोमपुरी विहार की स्थापना की थी।
गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट था। मिहिर भोज ने आदिवराह और प्रभास की उपाधि धारण की थी। गुजरात का चालुक्य सालोंकी वंश, इसका संस्थापक मूलराज था। चालुक्य शासक भूम द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। मालवा का परमार वंश, भोज इसका शासक था। भोज ने कविराज की उपाधि धारण की थी। अजमेर के चौहान वंश, इसका प्रमुख शासक पृथ्वीराज तृतीय था। पृथ्वीराज तृतीय ने तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को पराजित किया और तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी से ये खुद पराजित हो गए। राष्ट्रकूट वंश, इसका संस्थापक दंतदुर्ग था। इसी के शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, कई बार पूछा जा चुका है। चोल वंश बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका संस्थापक विजयालय था। इसके प्रमुख शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में बृहदेश्वर या राजराजेश्वर नामक मंदिर का निर्माण कराया था, जो कि शिव मंदिर था। राजेंद्र प्रथम इसी का ही शासक था। इसने गंगई कोंडचोल की उपाधि धारण की और गंगई कोंडचोलपुरम नामक नवीन राजधानी बनाई थी। राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका को विजित किया और दक्षिण पूर्व एशिया में सैन्य अभियान किया। चोल शासन की प्रमुख विशेषता उसका ग्रामीण स्वशासन थी, अक्सर पूछता है। सेन वंश के दो प्रमुख शासक बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन, जिसमें बल्लाल सेन ने दान सागर और अद्भुत सागर ग्रंथ की रचना की थी। गहड़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। चंद्रावर का युद्ध 1194 में गहड़वाल शासक जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था, जिसमें जयचंद पराजित हुआ था। जीजाक भुक्ति के चंदेल वंश, इसका संस्थापक नन्नुक था। प्रसिद्ध सेनापति आल्हाउदल चंदेल शासक परमार्थ देव के ही दरबार में रहते थे। द्वार समुद्र के होयसल, इस वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। विष्णुवर्धन ने द्वार समुद्र को अपनी राजधानी बनाया था। वारंगल का काकतीय वंश, इसका संस्थापक बेद प्रथम था, लेकिन एक इसकी वंश की बहुत ही प्रसिद्ध शासिका रुद्रमा देवी थी, जो कि अक्सर परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो ये आपका सुपर फास्ट तरीके से पूरा प्राचीन भारत का इतिहास हो गया। अगले वीडियो में हम लोग मध्यकालीन को भी इसी तरीके से देखेंगे। आप इसको 1-2 बार देख लीजिए, निश्चित रूप से इससे बेस्ट रिवीजन आपको कहीं और नहीं मिलेगा। नमस्कार।